नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हम आपके लिए पेन ड्राइव फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स लेकर के चल रहे हैं और इसमें हम इतिहास पढ़ रहे थे, इतिहास के मध्यकालीन इतिहास के पढ़ रहे थे। और आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास में खिलजी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं आप लोग, बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क के सरदार और खिलजी सरदार दोनों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और इस संघर्ष में क्या होता है कि खिलजी सरदार, जिनका नाम जलालुद्दीन फिरोज रहता है, वो सुल्तान बन जाते हैं। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वी अफगान के खल्ज नामक स्थान से आए हुए थे। कहाँ से आए थे? खल्ज, अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से आए हुए थे। अफगान की भाषा में खल्ज को दोस्तों हम लोग गर्म प्रदेश भी कहा करते हैं। और ये जो खल्ज स्थान से आए थे, इसी कारण से हम इनको खिलजी या खलजी कहा करते हैं। अब बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, जो 1290 से 1296 तक इनका शासनकाल रहता है। कब से कब तक? सन जरूर याद कर लीजिएगा, 1290 से 1296 के बीच में इनके शासनकाल रहा करता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया? दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। और ये एक उदार और सहिष्णु शासक था। और उन्होंने क्या किया कि दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया। और इसके अलावा जो विद्रोही तुर्क सरदार थे, उनको संतुष्ट करने वाली नीतियों को इसने अपनाया। तो मतलब ये हुआ कि जो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। अच्छा, एक बात जो आपके जानने लायक है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी में अपना राज्याभिषेक कराया था और इसे ही अपना राजधानी बनाया। कहाँ पे? किलोखरी में। राजधानी किसे बनाया? किलोखरी को। किलोखरी कहाँ है? आपके वर्तमान में दिल्ली में स्थित है दोस्तों। इसके बाद सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन, जो कड़ा कहाँ है आपका दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिला है, वहाँ पे एक छोटा सा स्थान है जिसको हम लोग कड़ा बोलते हैं। और कड़ा धाम के नाम से वो बहुत ज़्यादा मशहूर है वर्तमान में। और यहाँ पे क्या था? अलाउद्दीन जो कड़ा में था और अवध का इक्तादार था और रक्षा मंत्री भी था। तो वो क्या किया कि देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए वह निकल पड़ता है। और वहाँ से विजय के साथ साथ बहुत भारी मात्रा में धन इकट्ठा किया करता है। तो सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन को इस अभियान की सफलता के कारण उससे मिलने के लिए कड़े की ओर चल पड़ते हैं। कौन चलता है? जलालुद्दीन खिलजी चला करते हैं, ठीक है। तो कड़े की ओर जब वो चलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि इनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं? कड़े में ही सुल्तान की, यानी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिया करते हैं। और इनकी हत्या करने के बाद जलालुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? सिंहासन पर आ जाया करता है। तो अब इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन शासक बनता है? अलाउद्दीन खिलजी बना करता है, जिनकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली की तख्त पर बैठा करता है। और इसके बारे में दोस्तों कहा जाता है कि ये बहुत महान विजेता था, कुशल शासक था और बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ भी था। उसके सुल्तान बनते समय दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था का बोलबाला था। अर्थव्यवस्था का बोलबाला कैसे? मतलब जो समय जो सरदार लोग थे उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था और उन लोगों ने मिलकर के पूरा अव्यवस्था फैला रखी थी। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि सुल्तान के उसके जब ये अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन जाते हैं तो सुल्तान बनते ही दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला हो जाया करता है। और उलेमाओं का दखल शासन में बहुत बढ़ जाता है। उलेमा कौन? जो धार्मिक गुरु हुआ करते हैं या धार्मिक समुदाय के जो लोग हुआ करते हैं। और अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे होते हैं और उसी समय मंगोल के आक्रमणकारी लगातार हमला कर रहे होते हैं। तो इतनी सारी परिस्थितियां ये अलाउद्दीन खिलजी को देखनी पड़ती है और इन सब का वो सामना बहुत चतुराई के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ और सुनियोजित योजना बनाकर करता है। तो सबसे पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी की उदार और जो सहिष्णु नीति को त्याग दिया और त्याग करके उसने बहुत ही कठोर और सख्त नियम बनाया। और इन कठोर नियमों को सुनियोजित योजनाओं पर बल पर बहुत ही विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो जाया करता है।
अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें इसने एक बहुत खास काम किया था। वो खास काम ये था दोस्तों कि इसने राज्य के प्रशासन और धर्म दोनों को अलग अलग कर दिया था। मतलब ये था कि अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्म गुरु जो थे, जिनको उलेमा बोला करते थे, उनकी दखलंदाजी पसंद थी नहीं। इसलिए उसने क्या किया, शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं सुना करता था, नहीं मानता था। जो शासन के लिए सही होता था उसी को ही ये करता था। अच्छा, इसने एक सैनिक सुधार भी बहुत अच्छा किया। सैनिक सुधार क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को जाया करता है। और अलाउद्दीन ने एक बहुत ही विशाल स्थायी सेना का भी संगठन किया था। और उसकी सेना में उसकी सेना में अगर हम बात करें तो उसकी सेना में दोस्तों 4,75,000 सैनिक थे, जो बहुत बड़ी अमाउंट में सेना इसकी थी। और सैनिकों की नियुक्ति ये उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यता पर आधार पर किया करता था। और इसने क्या किया, सैनिकों का हुलिया का पूरा विवरण रखा। और इसके अलावा सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली भी अपनाई। और इसके अलावा घोड़ों पर दाग देने की व्यवस्था को भी प्रारंभ किया करता है। और इसने क्या किया, अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए किलों का भी निर्माण कराया और पुराने किलों की मरम्मत कराई। और इन किलों को रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की गई। रसद आपूर्ति क्या होता है? रसद का मतलब होता है खाने पीने की व्यवस्था। इसके अलावा दोस्तों कुछ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट्स को हम लोग जान लेते हैं। तो पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा करता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक, बलबन ने एक लाल महल बनवाया था, तो उसी लाल महल में ही अपना राज्याभिषेक करवाया करता है। और इसका मूल नाम अगर देखें तो इसका मूल नाम है अली गुरशाप या अली गुरशासप्य भी बोला करते हैं हम इनको। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सिकंदर ए शानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? सिकंदर ए शानी या फिर द्वितीय सिकंदर। मैं इन वर्ड्स को 2 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आप भूल ना जाएं, इसलिए मैं इसको 2 बार रिपीट कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला अभियान था दोस्तों, वो कहाँ था? गुजरात में हुआ था। गुजरात में उसका पहला अभियान चलता है। और उस समय इस सुल्तान की सेना का नेतृत्व उलुंग खां और नुसरत खां ने किया था। और यहाँ के शासक कौन थे? कर्णदेव थे। कब की बात है ये? 1297 ईस्वी की बात है। यहाँ के जो शासक कर्णदेव थे, इनको पराजित कर दिया करता है। और यही गुजरात से ही ये क्या करते हैं, 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा करते हैं। और इसी कारण से हम लोग मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा करते हैं। क्या कहते हैं? 1000 दिनारी कहा करते हैं। किसको कहते हैं? मलिक काफूर को कहा करते हैं। इसके अलावा चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह ने थे, जिन्हें 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित कर दिया था। कब पराजित किया था दोस्तों? 1303 ईस्वी में पराजित किया था। किसको पराजित किया था? राणा रतन सिंह को। कहाँ के थे ये शासक? थे तो चित्तौड़ के शासक थे। ये पॉइंट ऑफ जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, कहीं नोट करते हुए चलिएगा, परीक्षा के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चित्तौड़ की विजय की जानकारी जो है, ये मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है जिसका नाम पद्मावत है। तो इसमें हमको चित्तौड़ के विजय का बारे में हमें पता चला करता है। और इसी समय दोस्तों तेलंगाना का शासक जिनका नाम प्रताप रुद्र देव था, जिसे मलिक काफूर ने 1309 ईस्वी में पराजित कर दिया था। संभवतः इसी अभियान में मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ करता है, जो वर्तमान में इंग्लैंड में है और जिसको नादिर शाह चुरा करके ले जाता है। कहाँ से ले जाता है? तख्ते ताऊश से लेके जाता है, जो लाल किला के दीवाने खास में लगा होता है, जिसको मयूर सिंहासन के नाम से भी हम जाना करते हैं। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के अगर निर्माण कार्यों की अगर हम बात करें तो उसने क्या बनाया है? उसने बनाया है जमैयत खाना मस्जिद बनाया है। कौन सी मस्जिद? जमैयत खाना मस्जिद बनाया है। इसके अलावा अलाई दरवाज़ा भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। और सीरी का किला, सीरी कहाँ है दोस्तों? आपका दिल्ली में है, तो सीरी का किला भी वो बनाता है। इसके अलावा 1000 खंभा महल भी यही अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। देन बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने
कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किया है, कुछ मुख्य कार्यों को भी किया है, और इसके मुख्य कार्यों को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला ये है कि अलाउद्दीन ने क्या की, स्थायी सेना की नींव डाली। पहला क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना की नींव डाली। दूसरा था सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत इसने की। उसके अलावा तीसरा क्या था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी अपनाया, मतलब कि प्राइस फिक्सेशन को भी उसने अपनाया। इसके अलावा देवी अधिकार सिद्धांत भी चलाया। जो चौथा है आपका देवी अधिकार सिद्धांत चलाया। पांचवा अगर हम देखें तो पांचवा है घोड़ा दागने की प्रथा की भी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट छठवां अगर हम लोग देखें तो सैनिकों का हुलिया लिखने की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और सेवन्थ अगर हम लोग देखें तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की भी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब बात करेंगे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के राज्य विस्तार के बारे में। जो स्क्रीन पे आप मैप देख रहे हैं, जो रेड कलर से एरिया आपको दिख रहा है और रेड डॉट यहां आपको दिख रहा है, ये सब अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य था। सुल्तान बनने के बाद दोस्तों अलाउद्दीन ने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा, और इसी उद्देश्य से उसने क्या किया, या इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोस्तों उसने पहले गुजरात को जीता, ये रहा गुजरात का भाग। उसके बाद उसने रणथंभौर और चित्तौड़ को उसने जीता। आपका रणथंभौर और चित्तौड़ कहाँ था आपका, तो ये आपका राजस्थान में था। इसके अलावा उज्जैन और मांडू को भी जीता है। जो उज्जैन और मांडू कहाँ पे है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा धार तथा चंदेरी को भी है ना ये जीता करता है, और धार तथा चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों क्या करता है, अपने अधिकार में ले लिया करता है। अच्छा, धार कहाँ है आपका, तो धार भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। और चंदेरी कहाँ है, चंदेरी भी आपके यही मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश के अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में है। और धार कहाँ है, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और इसके अलावा अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के लिए देवगिरी कहाँ है दोस्तों, आपके दौलताबाद में, जो औरंगाबाद में पड़ता है, दौलताबाद औरंगाबाद में है। उसके अलावा देवगिरी को जीतता है, वारंगल को जीतता है। वारंगल आपका कहाँ पे है, तेलंगाना में है, जो आंध्र प्रदेश से अभी वर्तमान में अलग हुआ है। उसके अलावा ये जीतता है होयसल को जीतता है। होयसल कहाँ है आपका, होयसल आपका कर्नाटका में पड़ा करता है। तो इन सभी राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद क्या करता है, उनके सुल्तान की अधीनता, जो उस राज्यों के जो सुल्तान थे उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया करता है। और इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य में शासन करने दिया गया कि वे सुल्तान को रेगुलर टाइम पे टैक्स यानी कि कर देते रहेंगे और उनकी अधीनता को स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा, बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को मिला होगा। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसने अमीर तथा सरदारों पर नियंत्रण किया और अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध कैसे लिया। इसके अलावा ये भी जानेंगे अलाउद्दीन की कृषि नीति क्या थी, बाजार नियंत्रण क्या था, या फिर साहित्य कला के विकास में अलाउद्दीन ने क्या किया। बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो की अगली पार्ट में, पार्ट 2 में। तो तब तक आप इस वीडियो पे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो उसे आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन में जानेंगे, हर चीज़ आपको इसमें कराया जाएगा। तो हमारे साथ आज जुड़े रहें, शुरू से लेके अंत तक हर वीडियो में जुड़ा करें। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे अपने अगले सेशन में। जय हिंद।